electromeric effect and resonance effect. सो आज का पहला पॉइंट रहेगा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट किसे कहते हैं? कल हुआ इंडक्टिव इफेक्ट डिटेल में। सो इंडक्टिव इफेक्ट कहां पर होता था? डिसिमिलर एटम्स में। कहां पर हुआ था? डिसिमिलर एटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जहां पर है, यहां पर या फिर डोनेटिंग और विड्रॉइंग इफेक्ट आएगा। कल का बहुत इंपॉर्टेंट था, देखो उसको। ठीक है, तो वो था परमानेंट इफेक्ट। लेकिन अच्छा, उसमें वो सिंगल बॉन्ड फेनोमेना भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, बट कंपल्सरीली जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है इट इज अ मल्टीपल बॉन्ड फेनोमेना। ये मल्टीपल बॉन्ड फेनोमेना है, ये मल्टीपल बॉन्ड में होता है। जैसे सी डबल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जहां पर आते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ, सी ट्रिपल बॉन्ड एन। तो ये एक मल्टीपल बॉन्ड फेनोमेना है। और आप सब जानते हैं बचपन से, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई, जबकि यहां पर क्या होता है? ये वाला सिग्मा और ये दोनों कौन है? पाई। सेम सिग्मा पाई, सिग्मा पाई, एक सिग्मा दो पाई ट्रिपल बॉन्ड में। ठीक है, तो ये पाई बॉन्ड से रिलेटेड है, रिलेटेड टू पाई बॉन्ड। और हम पहले देख चुके कि पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड में डिफरेंस क्या है। अगर ऑर्बिटल्स डायरेक्ट ओवरलैप हो रही है, पी ऑर्बिटल एक, ये दूसरी पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल डायरेक्ट ओवरलैप हो तो कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड। लेकिन यहीं पर अगर ये पी ऑर्बिटल ऐसे हैं, जो एक सिग्मा ऑलरेडी बन चुका है, उसके इधर जो पाई है, ये साइड वाइज ओवरलैप होते हैं, साइड बाय साइड, इसको बोलते हैं पाई। सिग्मा डायरेक्ट ओवरलैपिंग से बनता है, डायरेक्ट ओवरलैपिंग हुआ तो सिग्मा। लेकिन ये कैसे होता है? साइड वाइज होता है। यहां पर हम इसको ऐसे बता सकते हैं, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग है। समझा आपको? इसको पाई बॉन्ड बोलते हैं। तो पाई बॉन्ड जनरली वीक होते हैं क्योंकि स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग नहीं है, साइड बाय साइड है, वीक अट्रैक्शन, आसानी से ब्रेक होता है। तो ये एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा दो पाई। समझा आपको? ओके, अब यहां पर आप देखेंगे कि कंसेप्ट क्या है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का। जैसे हमने पढ़ा, जो इंडक्टिव इफेक्ट था वो क्या था? शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि ये क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स यानी पाई बॉन्ड। उसमें सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन स्लाइटली शिफ्ट होते थे। याद है क्या? इंडक्टिव इफेक्ट में ये था कि ए बॉन्ड बी है तो इलेक्ट्रॉन जिसकी निगेटिविटी ज्यादा है उसकी तरफ शिफ्ट हो गए, इसको हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। लेकिन यहां पर क्या होने वाला है? यहां पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने वाले हैं। जैसे यहां पर आ गया कोई एक इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज, तो ये जो पाई बॉन्ड आपको दिख रहा है ना, इससे अट्रैक्ट होकर इस तरफ शिफ्ट हो जाता है और यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए। मतलब ये बन जाता है कुछ ऐसे, जो पाई इलेक्ट्रॉन थे वो आ गए यहां पर और ई के साथ उन्होंने बॉन्ड बना लिया। लेकिन ये जो दो इलेक्ट्रॉन थे उसमें से एक इस कार्बन का था और एक इस कार्बन का था ना, तो इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया इसलिए चार्ज क्या आएगा? प्लस। बाद में सेकेंड स्टेप में यहां पर आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल, जो इस प्लस पर अटैक करेगा। मतलब इलेक्ट्रोफाइल पहले आया, न्यूक्लियोफाइल बाद में आया, इसलिए ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि पहले इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया ना।
समझा आपको? ठीक है, तो अभी सिर्फ इसको इतना ध्यान में रखो कि ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ओके, फोर्थ पॉइंट, वो परमानेंट था इंडक्टिव इफेक्ट, इट इज अ टेम्पररी इफेक्ट। क्या ये? टेम्पररी इफेक्ट। टेम्पररी मतलब जब तक ये रिएजेंट यहां पर है, जब तक ये रिएजेंट यहां पर है इफेक्ट होगा, रिएजेंट हट गया इफेक्ट खत्म, इलेक्ट्रोफाइल को हटा दिया वापस से पाई बॉन्ड आ गया, ठीक है? ओके, सो इट इज अ टेम्पररी इफेक्ट, जबकि इंडक्टिव इफेक्ट कौन था? परमानेंट। फिफ्थ, वहां पर हमने क्या लिखा था? नो नीड ऑफ रिएजेंट। यहां पर क्या आएगा? रिएजेंट रिक्वायर्ड, रिएजेंट रिक्वायर्ड, विदाउट रिएजेंट ये इफेक्ट नहीं होगा। तो ये हुआ बेसिक अबाउट इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब यहां पर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट दो थे, पॉजिटिव और निगेटिव, तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी दो है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, निगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ओके, पॉजिटिव एंड निगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ध्यान से देखो, पॉजिटिव एंड निगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो यूजुअली ये सेम एटम के बीच में मल्टीपल बॉन्ड आपको दिखा, अल्कीन अल्काइन पॉजिटिव हो रहा है, डिसिमिलर एटम के बीच में आपको दिखा मल्टीपल बॉन्ड, कार्बोनिल साइनो, नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इसका एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल यहां पर ये है अल्कीन, जनरल एग्जांपल बताऊं, और यहां इसके कांटेक्ट में आता है एक इलेक्ट्रोफाइल। ओके, तो क्या होगा? ये पाई बॉन्ड यानी दो इलेक्ट्रॉन इसके साथ अटैक करके बन जाएंगे सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और एक नया सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो यहां पर ये आ गया इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है? बाकी का सब एज इट इज है। ओके, लेकिन मैंने बताया था दोनों इलेक्ट्रॉन एक इस कार्बन का एक इस कार्बन का है, तो बॉन्ड बनाने के लिए तो दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए, तो ये कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इसलिए इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा? प्लस। समझा आपको? जब प्लस चार्ज आएगा तो सेकेंड स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का दूसरा पार्ट कौन है? न्यूक्लियोफाइल। कोई भी रिएजेंट के दो पार्ट होते हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव, ठीक है? सेकेंड स्टेप में निगेटिव आएगा और निगेटिव अटैक करेगा इस पॉजिटिव के ऊपर, तो ये देखो क्या बन जाएगा, ये सी बॉन्ड सी बॉन्ड बॉन्ड बॉन्ड। इधर कौन आया है? इलेक्ट्रोफाइल, और इधर कौन आया है? न्यूक्लियोफाइल। लेकिन पहले कौन आया है? इलेक्ट्रोफाइल, इसलिए रिएक्शन का नाम बन जाता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पहले जिसने अटैक किया उसके नाम से रिएक्शन। ओके, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो अब इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को? यहां पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे कि नहीं हो रहे? तो इसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स अटैकिंग रिएजेंट। किसकी तरफ भाग रहे हो? जहां से अटैकिंग रिएजेंट आ रहा है, टूवर्ड्स अटैकिंग रिएजेंट। यहां अटैकिंग रिएजेंट का पहला पार्ट कौन है? यहां पर इलेक्ट्रोफाइल। तो टूवर्ड्स अटैकिंग रिएजेंट पाई इलेक्ट्रॉन भागते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन वहां जा रहे हैं जहां से इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, उसको बोलते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। समझा? समझा? नो प्रॉब्लम। अब ध्यान से देखो निगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। जनरली डिसिमिलर एटम्स में आपको मिलेगा सी डबल बॉन्ड ओ। जब ऑलरेडी सी डबल बॉन्ड ओ है तो अंदर इंडक्टिव इफेक्ट चल रहा होगा ना पहले से, क्योंकि डिफरेंट एटम है ना। अरे भाई इलेक्ट्रॉन भागेंगे ना इसकी तरफ, ये क्या बनेगा? निगेटिव, और ये क्या बनेगा? पॉजिटिव। जबकि यहां पर कोई चार्जेस नहीं थे क्योंकि दोनों एटम सेम है ना, यहां कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं हो रहा था, लेकिन वहां होगा ना।
ऑलरेडी हो रहा है, जिसकी वजह से पॉजिटिव और निगेटिव सेंटर तैयार हो गए। और जहां कहीं पॉजिटिव सेंटर तैयार हो जाता है तो रिएजेंट का पहला पार्ट अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल को अगर पॉजिटिव सेंटर, क्योंकि हमने पहले पढ़ लिया इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल में, हमने पहला वाला लेक्चर याद है आपको, जहां पर सेंट्रल एटम पर पॉजिटिव चार्ज तैयार होता है वो क्या एक्ट करता है, एज ए इलेक्ट्रोफाइल। कीटोन का एग्जांपल देखे थे, याद है क्या? जहां सेंट्रल एटम, या सेंट्रल एटम कौन है, कार्बन, ऑक्सीजन की निगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो सेंट्रल एटम पर पॉजिटिव सेंटर तैयार हो रहा है, और जब पॉजिटिव सेंटर तैयार होता है वो क्या काम करता है, एज ए इलेक्ट्रोफाइल। जब यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल तैयार हुआ तो आने वाला कौन रहेगा, अटैक करने वाला, न्यूक्लियोफाइल। समझा? इसलिए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। लेकिन जब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा तो यहाँ पर ऑलरेडी कार्बन के कितने बॉन्ड है, 4, और कार्बन क्या बोलता है, मैं मर जाऊंगा लेकिन 5वां बॉन्ड नहीं बनाऊंगा। तो कार्बन को मरने देंगे अपन? अरे नहीं ना, अरे हाँ बोलो ना, हाँ, तो मरने देंगे उसको? नहीं, ठीक है। तो इसलिए अपने आप को बैलेंस करने के लिए ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन का एक ऑक्सीजन का, दोनों भाग जाएंगे इस ऑक्सीजन के सर पर। जब ये इस ऑक्सीजन के सर पे भाग जाएंगे तो स्ट्रक्चर कुछ आपको ऐसे नजर आएगा, सी सी, ये 1 2 1 2 2 बॉन्ड आ गए, और यहां आया न्यूक्लियोफाइल जिसने अटैक किया है, ठीक है। और उसके बाद ये सी एज ऑक्सीजन एज इट इज, ऑक्सीजन के पास पहले से लोन पेयर कितने रहते हैं, 2, याद है ना, ये पहले से रहते हैं लोन पेयर 2, लेकिन अब ये पाई इलेक्ट्रॉन भी यहां पर आ गए ना, अरे बोलो ना, ये पाई इलेक्ट्रॉन आए ना यहां पर ट्रांसफर होकर, समझा आपको? तो ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज तैयार होगा, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल ने जब इधर अटैक करा तो पाई इलेक्ट्रॉन भाग गए उधर कार्बन को बैलेंस करने के लिए, समझा आपको? ठीक है। तो अब यहां पर ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर आ गए, तो अब यहां इसका कौन इंतजार कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल का भाई दूसरा पार्ट। तो ये निगेटिव इस पॉजिटिव पर अटैक करेगा और इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो सेकेंड स्टेप में आया है यहां पर कौन, इलेक्ट्रोफाइल। पहले वाले में पहली स्टेप में आया था वो, बरोबर, यहां पर कहा आया है, दूसरी स्टेप में, समझा? ये आ गया इलेक्ट्रोफाइल यहां पर, इसके लोन पेयर एज इट इज, ये माइनस प्लस आप लिख सकते हैं, नहीं भी लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और इधर कौन आया है, न्यूक्लियोफाइल। तो पहले न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, इधर पहले इलेक्ट्रोफाइल ने किया था, इधर पहले न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, समझा आपको? तो जनरली 90% आपके सिलेबस में जो रिएक्शन है, जब भी आपको सेम एटम के बीच में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिखा तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जरूरी नहीं है, कुछ फ्री रेडिकल भी होते हैं। और जहां पर डिफरेंट एटम के बीच में मल्टीपल बॉन्ड दिखा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। यहां पर इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करेगा, यहां पर न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करेगा, ठीक है। तो यहां पर भी पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, लेकिन अपोजिट, यहां पाई इलेक्ट्रॉन रिएजेंट के पास जा रहे थे, यहां पर रिएजेंट जिधर से आ रहा है पाई इलेक्ट्रॉन उससे दूर भाग रहे हैं, बराबर है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स अवे फ्रॉम अटैकिंग रिएजेंट, अवे फ्रॉम अटैकिंग रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट से दूर भाग रहे हैं, समझा आपको? अरे समझा क्या? तो ये हो गया पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, निगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। उसका एक एप्लीकेशन तो आपको समझ में आ गया, रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, समझा? नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब यहाँ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का थोड़ा सा पॉइंट दिया हुआ है आपको, लेकिन मैंने उसको ऑलरेडी डिटेल में समझा दिया। जैसे यहाँ पर देखिए आप HCl का एग्जाम्पल लिया हुआ है, दिख रहा है आपको? हाँ, तो आप मुझे सबसे पहले एग्जाम्पल देखकर बताओ, यहाँ पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हो रहा है कि निगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट? बेसिक पहचानने का, डबल बॉन्ड, CC डबल बॉन्ड है, इलेक्ट्रोफिलिक होंगे ना, मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, समझो आपको? ठीक है। तो पहले कौन अटैक करेगा, H प्लस के Cl माइनस? हाँ, वाह वाह,
ये बोलता मैं डिस्ट्रैक्शन। जब ध्यान में रहता है तो छोटी छोटी चीज अभी बताई हुई नहीं आती है। यहां किसने अटैक किया है? तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन है? अरे H प्लस है ना, अरे H प्लस है ना। तो अटैक कौन करेगा यहां पर? H प्लस। अब इसमें एक थोड़ा कंसेप्ट आता है, H प्लस इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। जैसे हमने इस कार्बन के ऊपर ऐड किया हमने E प्लस को, E प्लस मतलब H प्लस। ओके, तो दोनों कार्बन सेम थे, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये कार्बन अलग अलग है। तो H प्लस इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, दोनों जगह जा सकता है। अरे बोलो ना। हाँ, लेकिन अगर H इधर गया तो इस पर प्लस चार्ज आएगा, बरोबर, और H इधर आया तो इस पे प्लस चार्ज आएगा, राइट। लेकिन इस पे प्लस चार्ज आया तो क्या रहेगा? वो प्राइमरी, और इस पर प्लस चार्ज आया तो क्या हो रहेगा? सेकेंडरी। स्टेबल कौन रहता है? सेकेंडरी। ये आपको याद रखना है। अपन ने कैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर देखे, कैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर देखे हमने, पूरा लिस्ट देखे हमने लंबा चौड़ा। टर्चरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। याद है कि टर्चरी ब्यूटाइल? लिस्ट लर्न नहीं करे आप लोगों ने, ठीक है। तो चलिए अब यहां पर आ जाइए, देखिए जैसा मैंने कहा H इधर आना चाहिए क्योंकि ये सेकेंडरी कैटायन बन रहा है, बराबर है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ये जो CH3 CH डबल बॉन्ड CH है, इसमें दो पॉसिबिलिटी है। जब H प्लस HCl से आएगा, अगर H गया यहां पर तो प्लस चार्ज इधर आएगा, लेकिन H अगर आया मिडिल में तो H इधर प्लस चार्ज आएगा। दिस इज सेकेंडरी कैटायन, दिस इज प्राइमरी कैटायन, बट दिस इज स्टेबल वन, इसलिए इसके चांसेस ज्यादा है। जो स्टेबल रहता है वही बनता है। ये इंटरमीडिएट है, बीच में जो तैयार होता है उसको इंटरमीडिएट बोलते हैं। जैसे इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, फ्री रेडिकल देखे ना अपन ने, तीन ही टाइप के इंटरमीडिएट रहते हैं। कोई भी रिएक्टेंट पहले इंटरमीडिएट बनता है, इंटरमीडिएट बनने के बाद प्रोडक्ट बनता है। तो इंटरमीडिएट जितना स्टेबल रहेगा रिएक्शन उतनी अच्छी, याद रखो। रिएक्टेंट स्टेबल नहीं, रिएक्टेंट स्टेबल रहा तो रिएक्शन ही नहीं होगी ना जल्दी, समझो आपको। इंटरमीडिएट स्टेबल रहा तो अच्छा प्रोडक्ट मिलता है। तो ये सेकेंडरी स्टेबल है, इसलिए इसके बनने के चांसेस ज्यादा है। मतलब अपना इलेक्ट्रोफाइल अटैक हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, पाई बॉन्ड ने इसको ले लिया, H आ गया यहाँ पर, यहाँ आया प्लस चार्ज, और ये वाला जो प्लस चार्ज यहाँ पर आया है, अब सेकेंड स्टेप में यहां पर आएगा निगेटिव पार्ट। HCl का निगेटिव पार्ट कौन था? Cl माइनस। तो वो अटैक करेगा इस स्टेबल कैटायन के ऊपर और वो बन जाएगा सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड। क्या बनेगा? सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड, जिसको कहा जाता है मार्कोनिकॉफ्स रूल। मार्कोनिकॉफ्स रूल, जिसको हमने ऐसे भी लिखा था, आपको याद होगा, मार्कोनिकोव एक ही है। समझा आपको कि हमेशा निगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पर हाइड्रोजन लेस है। ये मार्कोनिकॉफ रूल है, हमेशा निगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन लेस है। तो ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हमको हेल्प करता है इसको समझने के लिए। तो आप देखेंगे यहां पर सेकेंडरी यानी 2 क्लोरोप्रोपेन बना मेजर। समझा? ये रूल भी आपको याद रखना है। चलिए, इसमें एक पेरोक्साइड इफेक्ट भी होता है, पेरोक्साइड इफेक्ट। सेम रिएक्शन, सेम आपने लिया है प्रोपीन, सेम आपने लिया है यहां पर HCl की जगह HBr, क्योंकि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल सिर्फ HBr पर होता है। अब यहां पर दो प्रोडक्ट बनने के चांसेस है। अब यहां इलेक्ट्रोफाइल तैयार नहीं होता है क्योंकि यहां पर आ गया है बीच में पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड क्या होता है? ये फ्री रेडिकल्स तैयार करता है। तो मैं इसको थोड़ा सा आपको बता देता हूं। पर ऑक्साइड बहुत सारे होते हैं। पर ऑक्साइड थोड़ा ध्यान से देखना इधर। H2O2 भी पर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड।
Na2O2 भी परऑक्साइड है, सोडियम परऑक्साइड। R2O2 अल्काइल परऑक्साइड। PH2O2 फिनाइल परऑक्साइड। रिंग को लगा है CO, इसको बोलते हैं बेंजोइल, इसको भी दो ले लो, बेंजोइल परऑक्साइड। तो ये ऐसे अलग अलग परऑक्साइड्स होते हैं जिसमें O2 आपको दिखेगा वो परऑक्साइड्स है। ओके, अब ये हो गए परऑक्साइड्स। अब यहां पर क्या होगा, परऑक्साइड तैयार करते हैं फ्री रेडिकल्स। जैसे ऊपर वाला इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन था H+Cl-, वहां पर इलेक्ट्रोफाइल तैयार हुआ था H+। ठीक है, लेकिन जैसे आपको परऑक्साइड दिखेगा इनमें से कोई, तो समझना H+ और Br- नहीं बनने वाले, बनके क्या बनने वाले हैं, फ्री रेडिकल्स। और ये अपन ने शुरू में पढ़ा, फ्री रेडिकल्स कैसे बनते हैं, होमोलिसिस, इक्वल ब्रेकिंग से बनते हैं। समझा आपको? ठीक है, तो अब देखिए यहां पर जरा ध्यान से, सबसे पहले परऑक्साइड आकर तैयार करेगा फ्री रेडिकल्स। इसने जो एग्जाम्पल लिया है, इसको आप देखो, यहां पर एक आर रेडिकल तैयार किया उसने, आर रेडिकल। या आर रेडिकल कहां से बना है, ये थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजिंग रहेगा, मैं उसको और सिंपल करके बता देता हूं, जरा ध्यान से देखो, मैं उसको और सिंपल करके बताता हूं। तो अगर परऑक्साइड नहीं आया, अगर परऑक्साइड नहीं आया तो मार्कोनिकॉफ रूल होगा HCl, पॉजिटिव निगेटिव। निगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पर हाइड्रोजन लेस होते हैं। और ऐसा क्यों होता है मैंने आपको रीजन बता दिया। इसलिए मेजर प्रोडक्ट कौन है अपना, 2-क्लोरो प्रोपेन। लेकिन अगर उसने मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो नहीं किया, Cl अगर इधर आ गया तो वो माइनर प्रोडक्ट मिलेगा 1-क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, तो ये सेकेंडरी कैटायन से बना है, इसलिए ये रहने वाला है मेजर और ये क्या रहने वाला है, माइनर। लेकिन अब हम एग्जाम्पल चेंज कर रहे हैं और साथ में एक और एक रिएजेंट ले रहे हैं। हमने सेम लिया है यहां पर CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहां पर हमने HBr लिया है। जब HBr हमने लिया है तो यहां पर परऑक्साइड भी है। जब ये परऑक्साइड आ जाएगा तो यहाँ फ्री रेडिकल्स बनते हैं, इक्वल ब्रेकिंग होती है। और यहाँ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होता है जिसको बोलते हैं परऑक्साइड इफेक्ट, पर ऑक्साइड इफेक्ट या खराश इफेक्ट भी कहते हैं इसको। तो यहां पर Br उधर जाएगा जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है, मतलब इसके उल्टा हो रहा है, देख लो। इसलिए यहां मेजर प्रोडक्ट अपने को ये वाला मिलेगा जो ऊपर माइनर मिल रहा है, CH3 CH2 CH2 Br। हमने HCl की जगह HBr इसलिए लिया है कि परऑक्साइड इफेक्ट सिर्फ HBr में होता है, HCl में नहीं होता है। अब ध्यान से देखो, कोई भी परऑक्साइड आता है, तो मैं परऑक्साइड इसलिए नया एग्जांपल लेना चाह रहा था, आपके एनसीईआरटी में थोड़ा बड़ा परऑक्साइड लिया हुआ है, बेंजोइल परऑक्साइड लिया है। ये है बेंजोइल परऑक्साइड, दोनों साइड बेंजाइल ग्रुप लगे हुए हैं, दिखने में बड़ा है लेकिन है इजी। ध्यान से देखो क्या होता है लाइट के प्रेजेंस में, इसमें होती है इक्वल ब्रेकिंग। ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन, जिससे अपने को दो फ्री रेडिकल्स मिलेंगे। रिंग पर CO लगा है तो बेंजोइल कहते हैं, मैंने अभी बताया। लेकिन यहाँ पर O भी जुड़ा हुआ है रेडिकल के साथ में, तो इसको बेंजोएड बोलते हैं। इतने पार्ट को बेंजोइल बोलते हैं, लेकिन O अंदर आ जाएगा तो क्या बोलेंगे इसको, पहले हम इसको बेंजोइल क्यों बोल रहे थे, बेंजोइल, बेंजोइल और O2 मतलब परऑक्साइड। ठीक है, लेकिन अब ये बेंजोएड बन गया, बेंजोएड रेडिकल। क्या बनाई है, बेंजोएट रेडिकल, बेंजोइल परऑक्साइड से बना है, बेंजोइल परऑक्साइड। O2 लिंकेज जहां पर आती है परऑक्साइड। लेकिन ये स्टेबल नहीं है, स्टेबल नहीं, क्या होगा, फिर ब्रेक हो जाएगा, फिर यहां से होमोलिसिस होगा ऐसे। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, दोनों मिलकर बॉन्ड बना लेंगे तो क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये रिंग के पास एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, जिससे क्या तैयार होने वाला है, फिनाइल रेडिकल। क्या तैयार होगा,
फिनाइल रेडिकल। ऐसे कितने हैं? दो, तो दो फिनाइल रेडिकल, दो CO2 चले गए। अब ये मेन है फिनाइल रेडिकल जो उसने यहां पर R बोल के लिया है, आपको कंफ्यूज नहीं होना इसलिए मैंने उसको डिटेल में बता रहा हूं। तो ये फिनाइल रेडिकल आकर रिएक्शन करने वाला है, असली रिएक्शन। आप जरा ध्यान से देखो, ठीक है? उसको अभी छोड़ दो, इधर देखो। ये जो फिनाइल रेडिकल है ये आकर HBr को ब्रेक करेगा। ये HBr का होमोलिसिस, इक्वल ब्रेकिंग करने वाला है। इस H को यहां लेकर बॉन्ड बना लेगा और बन जाएगा बेंजीन। क्या बन जाएगा? बेंजीन। H आ गया यहां पर, उसको लिखते नहीं है। ये Br एक इलेक्ट्रॉन लेकर गया, बना Br रेडिकल। क्या बना ये? Br। अब ये Br रेडिकल जाकर रिएक्शन करने वाला है अल्कीन के पास, इस अल्कीन के पास। मतलब क्या पता चला आपको? इसमें पहले अटैक किसने किया था? H+ इलेक्ट्रोफाइल ने, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। लेकिन यहां पर पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट नहीं हो रहा है, यहां फ्री रेडिकल एडिशन हो रहा है। क्या हो रहा है? और उसको पहचानने का की क्या है अपना? पेरोक्साइड। जहां पेरोक्साइड आएगा फ्री रेडिकल। तो अब ये केस में ये तो अपना फ्री रेडिकल तैयार करने का प्रोसेस है पूरा, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, ये फ्री रेडिकल तैयार हुआ है अभी। तो पहले वाले केस में मार्कोनिकॉफ रूल में इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया था, लेकिन ये केस में Br पहले अटैक करेगा। समझा? तो इसलिए रिएक्शन उल्टा हो जाएगा ना पूरा। देखो मैं बताता हूं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। मैंने आपको चेन रिएक्शन के बारे में बताया था, याद है? जब भी कोई फ्री रेडिकल आता है तो वो न्यूट्रल को भी फ्री रेडिकल बना देता है ना। तो यहां पर इस पाई बॉन्ड का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन, और यहां पर भी होने वाला है होमोलिसिस, इक्वल ब्रेकिंग। इसमें दो पॉसिबिलिटीज है, दो पॉसिबिलिटीज। ध्यान से देखो, थोड़ा ऐसे मैकेनिज्म में नहीं आता लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। इधर एक इलेक्ट्रॉन, इधर एक इलेक्ट्रॉन, हो गया होमोलिसिस, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब यहां से पॉसिबिलिटी दो है। अपना जो Br रेडिकल तैयार हुआ है, या तो इसके साथ जोड़ी करके बॉन्ड बनाएगा या फिर इसके साथ जोड़ी करके बॉन्ड बनाएगा। बोलो सही है कि नहीं है? दोनों में से किसी के साथ जोड़ी करेगा ना, ठीक है। पॉसिबिलिटी नंबर 1, इसने इसके साथ जोड़ी बनाया और Br बना दिया और ये बेचारा अकेला रह गया फ्री रेडिकल। पॉसिबिलिटी नंबर 2, इसने इसके साथ जोड़ी बनाया तो ये रह जाएगा CH3CH रेडिकल, और इसके साथ जोड़ी बना दिया तो क्या बन जाएगा? Br। बॉन्ड मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन है वो, ठीक है। लेकिन ये कौन सा फ्री रेडिकल है? प्राइमरी। और ये कौन सा फ्री रेडिकल है? सेकेंडरी। अपने को पता है सेकेंडरी फ्री रेडिकल स्टेबल होता है। लिस्ट देखे ना, लंबी लिस्ट जो आपने याद नहीं करे। यस बोलो, अब बोलो ना यस। लर्न नहीं करे तो ऐसे करने का ना, बाजू वाले को देना ऐसा, वो भी आपको देगा ऐसा। यस बोलो यस। अरे लिस्ट लर्न नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं आने वाला, सिर्फ मैं पढ़ाते रहूंगा, आप आते रहेंगे जाते रहेंगे। लर्न करना जरूरी है। तो अपने को पता है सेकेंडरी फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है प्राइमरी से, तो इसकी लाइफ ज्यादा, स्टेबिलिटी मतलब लाइफ ज्यादा, लाइफ ज्यादा मतलब H रेडिकल को अटैक करने का चांस ज्यादा। आप बोलेंगे H रेडिकल का है, वो तो फिनाइल के साथ गया। मैंने शुरू में बताया चेन रिएक्शन में हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों फ्री रेडिकल बनते हैं, तो H रेडिकल भी रहेंगे ना वहां पर। वो H रेडिकल आकर इसके साथ जोड़ी बनाएगा और बन जाएगा N ब्रोमोप्रोपेन, यानी 1 ब्रोमोप्रोपेन, मेजर प्रोडक्ट, ये वाला माइनर। समझो आपको? जिसकी स्टेबिलिटी है लाइफ ज्यादा, तो नेक्स्ट स्टेप पर अटैक करने के लिए चांस ज्यादा। समझा? ठीक है। तो इसलिए यहां पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में ये वाला प्रोडक्ट अपने को मिला है। मैं वैसे इसका आपको सेंड कर दूंगा बाद में, तो आप उसको और अच्छे से लिख लेना। अब आ जाते हैं हम रेजोनेंस की तरफ। इलेक्ट्रोमेरिक पार्ट हुआ, अब रेजोनेंस की तरफ आ रहे हैं। बेसिक कंसेप्ट है, ध्यान से देखो। रेजोनेंस इफेक्ट, क्या सब लोग जाग रहे हैं? रेजोनेंस, रेजोनेंस यानी जो कंटिन्यू मोशन में होता है उसको हम रेजोनेंस बोलते हैं। इसको उर्दू में बोलते हैं
मुतहरिक, मुतहरिक मोशन, वाइब्रेशन, कंटिन्यू मूवमेंट, उसको बोलते हैं रेजोनेंस। हाँ, थोड़ी थोड़ी उर्दू आना अपने को मालूम होना चाहिए ना। हाँ ठीक है, तो ये जो है रेजोनेंस का मतलब होता है जो कंटिन्यू मोशन में, लिटरल मीनिंग। लेकिन केमिस्ट्री में इसका मतलब क्या है, देखो ये बेंजीन रिंग है, इसमें होते हैं अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड, सब जानते हैं, और इनका पोजीशन फिक्स नहीं होता है। ये पाई बॉन्ड भागेगा इधर, ये पाई बॉन्ड भागेगा इधर, ये पाई बॉन्ड भागेगा इधर, जिससे हमको एक नया स्ट्रक्चर मिलेगा कुछ इस तरह से। फिर ये कंटिन्यू मोशन में है, ये भागेगा इधर, ये भागेगा इधर, ये भागेगा इधर, फिर से यही मिलेगा। तो इसको हमको हाइब्रिड यानी मिक्स स्ट्रक्चर में अगर लिखना है तो इसको ऐसे बताते हैं, डॉट 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 डॉट, मतलब ये पूरे 6 इलेक्ट्रॉन, 3 पाई बॉन्ड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, पूरे 6 इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू मोशन में, तो इनको बोलते हैं रेजोनेंस, रेजोनेंस या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, या इन फॉर्म को बोलते हैं कैनोनिकल फॉर्म्स, और इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। जो रेजोनेंस को बता रही है, हाइब्रिड मतलब मिक्स, दोनों का मिक्स स्ट्रक्चर एक साथ। तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर ड्यू टू delocalization of electron is called resonance. Formation of different, शॉर्ट लिख रहा मैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ड्यू टू इलेक्ट्रॉन के घूमने से, जिसको क्या बोलते हैं, डीलोकलाइजेशन, मतलब मूवमेंट। डीलोकलाइजेशन एल एन आई है, delocalization of electrons called resonance, resonating structures, resonating structures, and this phenomena is called resonance. किसी भी कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन्स के घूमने से, मूव होने से नए नए स्ट्रक्चर्स दिखते हैं आपको, इनको कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और इसको बोलते हैं रेजोनेंस। समझा आपको? डीलोकल मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव होना, लेकिन ये एक ही कंपाउंड होता है, उसके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। जैसे मैं इधर खड़ा हूं यहां पर ऐसे, अब इधर आकर मैं ऐसे खड़े हो गया, तो मैं ही ना वो, क्या कोई दूसरा आ गया? हाथों का पोजीशन चेंज हुआ ना, वही है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन्स के पोजीशन होते हैं, लेकिन मैं इसमें बोल सकता हूं कि मैं ऐसे खड़ा हूं तो स्टेबल हूं, ये स्टेट में मैं क्या हूं, स्टेबल है। इसलिए कुछ कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होते हैं, स्टेबल। लेकिन मैं ऐसे खड़ा हुआ है तो अरे स्टेबल नहीं रहूंगा ना, मैं ही वो, लेकिन ये फॉर्म में मैं स्टेबल नहीं है। इसलिए स्ट्रक्चर अलग अलग अपने फॉर्म्स लेते हैं, जो फॉर्म स्टेबल रहता है वो ज्यादातर हम स्टडी करते हैं यहाँ पर। ये है रेजोनेंस, ठीक है। लेकिन रेजोनेंस के लिए कंडीशन है, या तो चाहिए अल्टरनेट पाई बॉन्ड चाहिए, वहां रेजोनेंस होता है, अल्टरनेट एक छोड़कर एक, या फिर पाई बॉन्ड के साथ चाहिए यहां पर निगेटिव चार्ज, या पाई बॉन्ड के साथ यहां पर चाहिए पॉजिटिव चार्ज, अल्टरनेट। ठीक है, गेटिंग? अरे समझा क्या? ऐसी कंडीशन रहेगी वहां पर रेजोनेंस होगा। समझा? अरे समझा क्या? और दूसरी जगह भी पॉसिबल है, लेकिन उसको रेजोनेंस की जगह दूसरे नाम दिए, वो अपन देखने वाले अभी देखेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया, इसमें नो प्रॉब्लम? अरे बोलो ना, अरे बोलो ना। जैसे एक पॉइंट आपको यहां पर दिया हुआ है कि फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर, और उसका रीजन है रेजोनेंस। कैसे? देखो, ये है फिनॉल,
ये आप देख रहे हैं फिनॉल, यानी बेंजीन रिंग को क्या लगा रहता है, OH। ऑक्सीजन के पास होते हैं दो लोन पेयर, गली का बच्चा बच्चा जानता है, इसका नाम है फिनॉल, हाइड्रोक्सी बेंजीन यानी फिनॉल। इसको जब आप पानी में डालते हैं तो अपना जो फिनॉल है यानी हाइड्रोक्सी बेंजीन, फिन से बना यानी बेंजीन से फिन, अल्कोहल का ऑल, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी अल्कोहल से अलग होती है, ठीक है। अब यहां पर हुआ इस बॉन्ड के अंदर होमोलेसिस, जिससे होमोलेसिस नहीं सॉरी हेट्रोलिसिस, यहां क्या होने वाला है, हेट्रोलिसिस होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की निगेटिविटी ज्यादा है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन उसने रख लिया, हाइड्रोजन का भी और खुद का भी। तो यहां पर इसको कहते हैं फिनॉक्साइड आयन, क्या बोलते हैं इसको, फिनॉक्साइड आयन। और यहां पर कौन निकला, H+, और मैंने कहा वाटर के अंदर हो रहा है, तो ये H+ को आप और क्या लिख सकते हैं, H3O+, क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। तो जहां H+ मिलता मतलब एसिडिक नेचर, तो फिनॉल इज एसिडिक। लेकिन सवाल ये फिनॉल ने H+ दिया क्यों, आपने फिनॉल को पूछे तुमने H+ दिया क्यों, फिनॉल क्या बोलेगा, अपना काम कर, अरे नहीं पढ़ना पड़ेगा ना उसको, हाँ, तो वो बताएगा कि H+ देने के बाद भी मैं स्टेबल हूं, मैं अपने पैरों पर खड़ा हूं, क्या बोलते हैं उसको, खुद के पैरों पे खड़े होना, हाँ, सेल्फ डिपेंड। जाने दो, इधर देखो आप लोग, पहले काम कम कर रहा थोड़ा सा, लो बैटरी पे, इधर देखो सब लोग। इसने आसानी से H+ दिया इसलिए बन गया एसिडिक, तो इसको बोलते हैं कार्बोलिक एसिड। फिनॉल का पानी के अंदर नाम है कार्बोलिक एसिड। Why? Because phenoxide is stable. फिनॉक्साइड स्टेबल होता है इसलिए दिया है। कोई अपना आयन या कोई भी पार्ट देने के बाद अगर स्टेबल बन सकता है तो ही देगा, वरना नहीं देगा। जैसे अगर आप अल्कोहल लेंगे तो अल्कोहल आसानी से H नहीं देगा, RO- और H+ आसानी से नहीं बनेगा, क्योंकि ये स्टेबल नहीं है, क्योंकि इसमें रेजोनेंस नहीं होता है, जबकि इसमें रेजोनेंस होता है। कैसे, अगर आप फिनॉक्साइड आयन को देखेंगे तो इसमें रेजोनेंस होता है कुछ ऐसे, देखो अल्टरनेट लोन पर पाई बॉन्ड आ गए, आप बोलेंगे ये रेजोनेंस तो पहले भी था यहाँ पर, लेकिन ये अब और ज्यादा बेहतर है, क्योंकि O पर माइनस चार्ज है, मतलब बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, डोनेटिंग ग्रुप है ना। अरे अपन ने इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़े थे ना, यहाँ पर भी पढ़ रहे हैं हम, ये डोनेटिंग ग्रुप है, और जो डोनेटिंग ग्रुप रहता है वो इलेक्ट्रॉन देता है, जब इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑर्थो पोजीशन पे चार्ज क्या आएगा, बोलो बोलो, निगेटिव। इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, प्लस ये इलेक्ट्रॉन आ गए यहां पर, तो इस पर आएगा प्लस। ये इलेक्ट्रॉन जब इधर आएंगे तो ये अपना बैलेंस करने के लिए 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बनाता है ना कार्बन, इसलिए पाई बॉन्ड भागा आगे, और वो क्या बन गया, माइनस। और ये सिलसिला चलता रहेगा, जिससे स्टेबिलिटी उसकी बढ़ जाती है, बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। अगेन यहां पर ये इलेक्ट्रॉन बनेंगे पाई बॉन्ड बनेंगे इलेक्ट्रॉन। तो आप देखो यहां पर सब जगह अल्टरनेट है, इसलिए सिस्टम चलते रहेगा आगे। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, सब लोग देख रहे हैं, अरे देख रहे हैं कि नहीं, ये बन गया पाई बॉन्ड, और बॉन्ड क्या बन गए, इलेक्ट्रॉन, फिर सिलसिला अल्टरनेट आ गया, अरे अल्टरनेट आया ना, फिर ये बनेंगे पाई बॉन्ड बनेंगे इलेक्ट्रॉन, फिर एक नया स्ट्रक्चर मिलेगा आपको यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं, बाकी का एज इट इज रहने वाला है, यहाँ पर ये प्लस और ये बॉन्ड। अब यहाँ पर क्या बना था, ये पाई बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन आकर क्या बन गए, पाई बॉन्ड, और यहाँ का बॉन्ड क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन। फिर वापस ये इधर जाएगा, फिर से इसको वापस देगा, फिर से वही स्ट्रक्चर बन जाएगा, मतलब 4 स्ट्रक्चर बने। जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना ज्यादा स्टेबल होता है मॉलिक्यूल। रेजोनेंस से होता क्या है, जब इलेक्ट्रॉन पूरे एक जगह रहते हैं तो चार्ज पूरा एक जगह है, एक, लेकिन 4 स्ट्रक्चर बन रहे मतलब वही माइनस चार्ज 4 जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। मतलब अगर इसको रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है, मिक्स वाला, तो आपको ऐसे बताना पड़ेगा, पार्शियल पॉजिटिव और अंदर बन रहा है पार्शियल निगेटिव, दो 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 दो, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, वाह, दो 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 दो, 8, पूरे 8 इलेक्ट्रॉन यहां पर रेजोनेंस में घूम रहे हैं। सब एक साथ अगर हम बनाएंगे मिक्स स्ट्रक्चर, हाइब्रिड स्ट्रक्चर,
हाइब्रिड मतलब ये चारों का मिक्स है। इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू मोशन में, तो अब एक ही चार्ज देखो कितनी जगह डिवाइड हो रहा है, जरा ध्यान से देखो आप। ये माइनस चार्ज यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। तो चार्ज इतनी सारी जगह जब डिवाइड हो जाता है तो उसका इफेक्ट क्या हो जाता है, कम। और जब चार्ज का इफेक्ट कम होता है तो रिएक्टिविटी भी क्या हो जाती है, कम, और स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। एक पॉइंट पे मैं बताता हूं आपको, इस पॉइंट पर 100 वोल्ट करंट है, आपने जाकर उसको छू लिए, हेयर स्टाइल चेंज। अरे बराबर है कि नहीं है? करंट लगने से क्या होता है, हेयर स्टाइल चेंज। फ्री में स्पाइस कट, अरे समझे क्या, मुर्गा कट मालूम है ना? हाँ ठीक है, उसको स्पाइस कट बोलते हैं ना यंग जनरेशन में। हाँ वो भी पुराना हो गया, अब नया आ गए ना, छोटे आ गए अभी। हेयर बैंड लगा रहे लड़के, मालूम है आपको? हेयर बैंड लगा रहे, चोटी डाल रहे, कुछ दिनों में लिपस्टिक लगाकर, बॉयज लिपस्टिक भी आ गई बॉयज की, मालूम है ना आपको? चलो इधर देखो, ये 100 वोल्ट हाथ लगाया, हेयर स्टाइल चेंज। लेकिन इसी 100 को मैंने 4 जगह डिवाइड कर दिया, तो 25 25 25 मिलेगा एक एक को। फिर से जाकर आपने इसको छुआ तो पहले जैसा मजा नहीं आएगा। अरे इफेक्ट कम हो गया ना, तो इफेक्ट जहां कम हो जाता है स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, समझो आपको? इसलिए रेजोनेंस से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, जितना ज्यादा रेजोनेंस उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा। तो इसका जो दूसरा पार्ट है अपना, आज हम रेजोनेंस वाला ही देख रहे हैं, मेसोमेरिक और रह जाएगा हाइपर कॉन्जुगेशन, तो कल कवर करेंगे हम। आज इसी को कंटिन्यू करते हैं क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। ध्यान से देखो, आपके हर चैप्टर में 12th में आता है, 11th में भी आता है। तो अब रेजोनेंस रिंग में होता है, आपको पता चल गया, जहां भी अल्टरनेट डबल बॉन्ड है। लेकिन यहां पर दो इफेक्ट होते हैं, डोनेटिंग एंड विड्रॉइंग। तो जैसे हमने एलिफेटिक की लिस्ट पढ़े थे, डोनेटिंग और विड्रॉइंग, देखते हैं कितने बच्चों को याद है। चलो चेक कर लेते हैं, पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे हैं। पहला था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, बुक के पेजेस नहीं पलटाने का, नहीं बुक नहीं देखने का। डोनेटिंग में सबसे अच्छा डोनेटिंग कौन था, CH2 माइनस। हाँ फिर नहीं है याद, NH माइनस, उसके बाद कौन था, O माइनस। छुट्टी हमारे तो कुछ भी नहीं समझता, रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ इसके बाद कौन था, टर्चरी ब्यूटाइल। इसमें और एप्लीकेशन आ सकते हैं, ये अभी बेसिक पढ़ रहे हैं अपन। टर्चरी ब्यूटाइल के बाद कौन था, सेकेंडरी प्रोपाइल। उसके बाद कौन था, इथाइल यानी प्राइमरी। उसके बाद कौन था, मिथाइल। उसके बाद कौन था, विनाइल। उसके बाद कौन था, ये प्लस चार्ज की जगह मैं ग्रुप बनाता हूं, इसको कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है? हाँ उसके बाद कौन था, ट्रिटियम, ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन। चलो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ये एलिफेटिक वाले पूरे, कौन कौन थे बोलो, NF3 प्लस, भूल गए? हाँ उसके बाद कौन था, NH3 प्लस, CF3। मैं आपको गारंटी नहीं देता मार्क्स की, हाँ जो घर पे जाकर लर्न नहीं करते ना उनके लिए मार्क्स की कोई गारंटी नहीं है। CF3 के बाद कौन था, NO2। NO2 के बाद कौन था, CN। CN के बाद हमने क्या चेंज करे थे, याद है, अल्डिहाइड कीटोन। कीटोन के बाद कौन था, कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद कौन था, एसिड क्लोराइड। उसके बाद कौन था, एसिड अमाइड। एसिड अमाइड के बाद कौन था, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो। फिर कौन था, हाइड्रोक्सी। फिर उसके बाद कौन था, फिनॉक्सी, अल्कोक्सी, अमाइनो, विनाइल, फिनाइल, हाइड्रोजन। याद करेंगे तो काम आएगा, हाई लेवल के क्वेश्चन ने तो आप सॉल्व नहीं कर सकते, लेट आने से तो कुछ भी नहीं आने वाला, ठीक है?
तो ये एलिफेटिक के लिए था। अब एरोमेटिक के लिए यानी बेंजीन के लिए यहां पर एक लिस्ट और एक है जो आपको याद करना है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाला पहले देखते हैं हम। तो सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है यहाँ पर फिनॉक्साइड का O माइनस। मतलब यहां कौन लगा ऊपर, यहां कौन लगा हुआ था, R एलिफेटिक लॉन्ग चेन वाले। अब यहां बॉन्ड के पास कौन रहेगा, रिंग। समझ में आया क्या? मैं एक बता देता हूं, यहां पर रिंग लगा हुआ है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ रिंग है, बस याद रखो, ठीक है। इसके बाद कौन था, Nr2। फिर कौन था, NH2। उसके बाद कौन था, OH। फिर कौन था, OR। फिर कौन था, NHCOR। फिर कौन था, OCOR। फिर कौन था, R। फिर कौन था, R के बाद फिनाइल, फिनाइल रिंग, पीएच भी लिख सकते हैं आप। उसके बाद कौन था, विनाइल। फिर हाइड्रोजन। ये डोनेटिंग लिस्ट अलग, ये डोनेटिंग लिस्ट अलग, ये एलिफेटिक, ये एरोमेटिक। ध्यान से, बहुत काम आने वाले ये। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स एरोमेटिक के लिए। हाँ, तो हमने इसको लो से हाई की तरफ देखा था, याद है आपको? तो सबसे पहले कौन था, X यानी हैलोजन। ये सबसे एक्सेप्शनल विड्रॉइंग ग्रुप है जो डोनेटिंग इफेक्ट भी शो करता है। उससे ज्यादा कौन था बोलो, अल्डिहाइड। उसके आगे कौन था, कीटोन। उसके बाद कौन था, ईस्टर। ईस्टर के बाद कौन था, कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद कौन था, एसिड क्लोराइड। उसके बाद कौन था, CF3 यानी CF3 CCl3 और भी आ सकते हैं इसके साथ में। मतलब ऑर्डर देखेंगे तो CF3 CCl3 CBr3, लेकिन यहां सब दिया नहीं है उसने, ठीक है। चलो इसके बाद कौन था, CN, ठीक है। उसके बाद कौन है, यस, SO3H। उसके बाद कौन है, NH3 प्लस, फिर NR3 प्लस। हाँ हाँ, ये ऊपर उल्टा हो गया, ऐसे जा रहे हैं ना अपन, समझ आपको? सिर्फ एक छोटा सा हिंट दे सकता हूं मैं आपको। जब बेंजीन रिंग से कोई ऐसा एटम डायरेक्टली कनेक्ट है जिसके पास लोन पेयर है, तो वो डोनेटिंग होते हैं। जो डायरेक्टली कनेक्ट है ना, वो बता रहा हूं मैं आपको। इन सब के पास आप देखो लोन पेयर्स है। जो डायरेक्टली कनेक्ट है उनके पास लोन पेयर है, देखो। इसलिए ये सब डोनेटिंग है। जिसके पास भी लोन पेयर है और बेंजीन से डायरेक्ट कनेक्ट है, ये एक्सेप्शन, आर छोड़ दो। इसके पास भी यहाँ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। इसके पास भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, छोड़ दो, ठीक है। एक्सेप्शन आखिरी के 3। तो जो एटम के पास लोन पेयर है और डायरेक्ट बेंजीन को कनेक्ट है, जैसा अभी पिछले वाला अपन ने पढ़े, लोन पेयर और डायरेक्ट बेंजीन से कनेक्ट है, तो ये डोनेटिंग ग्रुप रहते हैं, ये रिंग को इलेक्ट्रॉन देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मल्टीपल बॉन्ड कनेक्ट है, जैसे आप ये देखो CHO, CHO अल्डिहाइड है, ये मल्टीपल बॉन्ड रहता है। क्या रहता है ये, मल्टीपल बॉन्ड। देखो, तो ऐसा एटम कनेक्ट है जो मल्टीपल बॉन्ड रखता है, तो वो क्या काम करने वाला है, विड्रॉइंग। देखो आप कीटोन में भी C डबल बॉन्ड O, आप ईस्टर में भी देखो C डबल बॉन्ड O, एसिड में भी देखो आप C डबल बॉन्ड O, एसिड क्लोराइड में देखो आप C डबल बॉन्ड O। CF3 तो स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग है, इसको तो याद रखने का। ये भी देखो आप मल्टीपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड रहता नहीं है, बराबर है। इसको भी देख लो आप, S डबल बॉन्ड O रहता है ये ऐसे, और ये तो प्लस चार्ज है। तो मेजर हिंट समझ में आ गया आपको। लोन पेयर वाले डायरेक्ट कनेक्ट रहे तो डोनेटिंग, और मल्टीपल बॉन्ड वाले रहे तो विड्रॉइंग। ये भी ईस्टर है, ये भी ईस्टर है, दोनों ईस्टर है देखो। लेकिन ये ईस्टर डोनेटिंग है और ये विड्रॉइंग है। रीजन क्या है, यहां पर ईस्टर का ऑक्सीजन रिंग से कनेक्ट है, जबकि यहां पर ईस्टर का कार्बन रिंग से कनेक्ट है। समझा, ठीक है। अब मैं 3 एग्जांपल लेकर आपको समझा रहा हूं, जरा ध्यान से देखने का सब लोग।
इसको सेव करना है ना अपने को। क्या देखे अपन ने आज? इलेक्ट्रोमेरिक कहाँ गया? अभी ऐसे ही सेव कर देता हूँ, बाद में देख लेंगे उसको। 4754 याद रहेगा आप लोगों को? आप जरा ध्यान से देखो, मैं 3 एग्जाम्पल ले रहा हूं। पहला एग्जाम्पल हम लेंगे फिनॉल का इच। फिनॉल नहीं तो अमाइनो ले लेंगे, NH2। सबसे पहले मेरे को बताओ, NH2 डोनेटिंग है विड्रॉइंग है? डोनेटिंग है ना, लोन पेयर। अब इसमें शुरू होता है रेजोनेंस। ये रिंग को इलेक्ट्रॉन देने वाला है, जो रिंग को इलेक्ट्रॉन देने वाला है उसको प्लस आर इफेक्ट यानी प्लस रेजोनेंस या प्लस एम इफेक्ट बोलते हैं। डिफरेंस कैसे रहेगा मैं आपको बताता हूं बाद में। चलो देखो, ये देगा इलेक्ट्रॉन यहां पर पाई बॉन्ड बनाने के लिए, कार्बन अपने आप को बैलेंस करने के लिए पाई बॉन्ड आगे भेज देगा। तो अब आपको यहां पर मिलेगा एक नया स्ट्रक्चर। जरा ध्यान से देखिए, मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूं ताकि अपना काम स्पीड से हो जाए। ठीक है, हमको ये 5 स्ट्रक्चर बनाना है जिसमें से 4 ही होते हैं एक्चुअली। चलो 3 आ गए, 4 और ये 5। चलिए अब यहां पर देखिए आप, यहां पर ये बन गया बॉन्ड, इसने इलेक्ट्रॉन दिया इसलिए प्लस चार्ज, यहाँ के इलेक्ट्रॉन आ गए, यहां पर ये माइनस चार्ज, ये एज इट इज। समझा आपको? फिर अल्टरनेट लोन पर पाई बॉन्ड आ गए, ये बनाएगा पाई बॉन्ड बनाएंगे इलेक्ट्रॉन, बाकी का एज इट इज। ये बन गया पाई बॉन्ड और ये बन गए इलेक्ट्रॉन। समझा आपको? फिर अल्टरनेट सिस्टम आया, ये भागेंगे इधर, ये जाएगा इधर। तो अब देखो बाकी का एज इट इज, ये यहां पर आ गए पाई बॉन्ड, ये माइनस चार्ज। फिर अल्टरनेट आ गया, फिर ये बनेगा पाई बॉन्ड और ये बनेंगे इलेक्ट्रॉन। तो फिर से अपने को पहला वाला स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो एक्चुअली जो बने हैं स्ट्रक्चर, गेटिंग, एक्चुअली जो स्ट्रक्चर बने वो 4 ही है। एक तो रिपीट हो रहा है ना, तो 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। और इसका हाइब्रिड अगर आपको बनाना है तो आप उसके हाइब्रिड को ऐसे बना सकते हैं कि जो डोनर है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसलिए पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं पूरे रिंग में और रिंग पर चार्ज आ रहा है माइनस। ये है हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड मिक्स। इसमें अब मेन पॉइंट क्या है देखने वाली बात, वो ये है कि ऑर्थो पर निगेटिव चार्ज, पैरा पे निगेटिव चार्ज, ऑर्थो पर निगेटिव चार्ज। समझ में आपको? और जितने भी बेंजीन वाले स्ट्रक्चर्स है सब कौन सा रिएक्शन प्रेफर करते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब रिंग पे से H जाएगा और कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा, जैसे H इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, NO2 इलेक्ट्रोफाइल आएगा। समझ में आया क्या आपको? ये इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक। कैसे, मैं आपको एग्जांपल दूंगा। लेकिन यहां पर आप देखेंगे निगेटिव चार्ज कहां पर आया है? हाँ, इस पोजीशन को क्या बोलते हैं बोलो? ऑर्थो। इस पोजीशन को क्या बोलते हैं? पैरा। अगेन इसको क्या बोलते हैं? ऑर्थो। और मैं यहां पर लिख देता हूं आपको, ये जो पोजीशन है ऑर्थो होती है, और ये वाली जो पोजीशन है क्या होती है? पैरा होती है। और ये पोजीशन क्या होती है? मेटा। तो मेटा पे कहीं चार्ज दिख रहा है आपको? सारे कहां पर आए? ऑर्थो एंड पैरा। तो ऑर्थो पैरा पर निगेटिव चार्ज आया है, इसका मतलब आने वाला इलेक्ट्रोफाइल जो भी रहेगा वो ऑर्थो या पैरा पर अटैक करेगा, इसलिए बोलते हैं हम इसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑन रिंग। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑन रिंग favors electrophilic substitution reaction at ortho and para। ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रहेंगी। समझा आपको? एग्जाम्पल, आपने लिया है यहां पर एनिलीन, आपने किया है ब्रोमिनेशन
कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में। तो ये जो Br2 है, ये Br2 एक बनेगा माइनस, एक बनेगा प्लस, ये रिएजेंट आकर उसको बनाता है, ठीक है। तो अपना इलेक्ट्रोफाइल कौन है बोलो? Br प्लस। तो या तो ऑर्थो पर आएगा या फिर पैरा पर आएगा, ये आपको याद रखना है। तो इलेक्ट्रोफाइल कहां पर आएगा? ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन या फिर बोलो पैरा ब्रोमो एनिलीन। कैसे पहचाना आपने ऑर्थो या पैरा पर आएगा? क्या हिंट है आपके पास? बोलो ना, किस वजह से आप डिसाइड करेंगे कि ऑर्थो पैरा पर आ रहा है? हाँ, नहीं, अरे ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आया, ऊपर लिखा ना मैंने पूरा, ऊपर लिखा हुआ है, देख रहे नहीं आप लोग? ये इस तरह आप लोग जैम है पूरे, देखो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। जब भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, वो लिस्ट जो आप याद नहीं करने वाले हैं, जिससे आपको कभी नहीं आएगा, मैं गारंटी पहले से देता, ठीक है। हाँ, जो याद करेंगे उनको आएगा। तो जब भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आएगा तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कहां पर होगा? ऑर्थो एंड पैरा, जिसमें से पैरा वाला अपने को मिलेगा मेजर, ज्यादा मिलेगा, और ये मिलेगा ऑर्थो वाला माइनर। उसका रीजन क्या है? जब पैरा पे निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आते, देखो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, तो अपोजिट चार्जेस अपोजिट साइड में जब आते तो वो वाला स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। बताया ना मैंने आपको, कुछ स्टेबल होते हैं और कुछ स्टेबल नहीं होते। तो जो स्टेबल है उसकी लाइफ ज्यादा मतलब Br इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करने के लिए चांस ज्यादा, इसलिए पैरा वाला क्या मिलेगा? मेजर। समझा? सिर्फ Br नहीं, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो पैरा में क्या मिलने वाला है अपने को? मेजर। समझा? अब जरा ध्यान से देखना है सब लोग। अब जरा ध्यान से देखो, हम विड्रॉइंग ग्रुप लेने वाले हैं। विड्रॉइंग ग्रुप, एक विड्रॉइंग ग्रुप यहां पर लेते हैं हम, कार्बो ऑक्सैलिक एसिड, या नाइट्रो ले लेते हैं, NO2। इसके पास अपने को पता है लोन पेयर होते हैं 3 माइनस चार्ज और ये प्लस चार्ज। मैं इसको अभी ऐसे लिखता हूं ताकि अपने को उसको बार बार यूज करना है अगेन, ताकि कम टाइम में अपना, उसके लिए अपने को थोड़ा सा और एक चीज करना पड़ेगी, यहां पर इसको निकाल देना पड़ेगा। हाँ, पांच स्ट्रक्चर चाहिए अपने को, 2 3 4 5। आप बोल रहे होंगे अपनी नोटबुक में भी ऐसा रहना था कुछ तो भी कॉपी करने का, क्यों नहीं? जितने बार आप लिखेंगे उतना परफेक्ट होता है। आप बोलेंगे सर आप भी लिखो ना, मैं परफेक्ट हो गया ना अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। इधर देखो सब लोग, ठीक है। इसके पास भी लोन पेयर होते हैं, सबको पता है, और यहाँ पाई बॉन्ड है और ये अल्टरनेट पाई बॉन्ड, NO2 ग्रुप लगा हुआ है, नाइट्रो ग्रुप। तो ये कौन सा ग्रुप है बोलो? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्या ये इलेक्ट्रॉन, ये रिंग से इलेक्ट्रॉन लेता है, इसने दिया था प्लस R, ये रिंग से इलेक्ट्रॉन लेता है तो माइनस R इफेक्ट, माइनस रेजोनेंस। ये रिंग से इलेक्ट्रॉन लेगा, कैसे लेगा? ये पाई बॉन्ड ऊपर लोन पेयर बन जाएगा और ये पाई बॉन्ड ऊपर आ जाएगा। तो देखो यहां पर आ गया इलेक्ट्रॉन तो माइनस, ये बॉन्ड आ गया ऊपर, प्लस चार्ज जैसे का वैसा बैलेंस, क्योंकि यहां भी 4 बॉन्ड, यहां भी 4 बॉन्ड, इसने लॉस किया। अब इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया ना, अरे बोलो ना, इलेक्ट्रॉन जब ग्रुप के पास जा रहे तो इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो चार्ज क्या आएगा? प्लस। फिर मैंने कहा आपको अल्टरनेट जैसी कंडीशन आती है, चार्ज और पाई बॉन्ड, तब भी रेजोनेंस होता है ना, इस प्लस को बैलेंस करने के लिए पाई बॉन्ड भागेगा इधर, तो अब इस पे चार्ज आएगा क्योंकि इसने लॉस किया ना। अरे बोल रहे नहीं आप लोग? हाँ, तो ये भागा इधर, इस पर आया प्लस चार्ज, बराबर। अब इसको बैलेंस करने के लिए ये आएगा इधर, तो इस पर प्लस चार्ज आएगा, तो ये देखो इस पर प्लस चार्ज आ गया, ये बैलेंस हो गया, ये एज इट इज एज इट इज एज इट इज। फिर इसको बैलेंस करने के लिए ये वाला पाई बॉन्ड इधर आएगा,
तो ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगा और फिर से बन जाएगा पुराना स्ट्रक्चर, समझा। और इसका रेजोनेंस हाइब्रिड अगर आपको बनाना रहा तो आप बनाएंगे कुछ ऐसे, NO2, और ऊपर भी रेजोनेंस चलेगा, मतलब ये जो चार्ज है ना माइनस, अपन ऊपर और नीचे ले रहे हैं, तो ये माइनस हाफ हाफ इधर, और यहां पर क्या चार्ज तैयार हो रहा है, प्लस, पूरा रेजोनेंस में चला जाएगा। तो अब देखो यहां पर ऑर्थो पैरा ऑर्थो, इस पर कौन से चार्ज आए हुए, प्लस, और अपना इलेक्ट्रोफाइल भी क्या रहता, प्लस, तो क्या प्लस प्लस पे अटैक कर सकता है। तो अब Br प्लस को या NO2 प्लस को आना है तो ये यहां नहीं आ सकता है क्योंकि यहां प्लस चार्ज है, यहां भी नहीं आ सकता है, प्लस चार्ज है, लेकिन यहां पर आ सकता है मेटा पर क्योंकि यहां कोई चार्ज नहीं है। इसलिए हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑन रिंग फेवर्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट मेटा पोजीशन, समझा आपको। ये ऑर्थो पैरा पर देते हैं डोनेटिंग और ये कहां पर देते हैं, मेटा पर, समझ में आ गया। जैसे सेम रिएक्शन, ये ब्रोमिनेशन आपको दिख रहा है, सेम ब्रोमिनेशन रिएक्शन, आप सेम ब्रोमिनेशन रिएक्शन करेंगे लेकिन यहाँ NH2 की जगह पर NO2 लगा हुआ है, NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो जब आप ब्रोमिनेशन करेंगे तो यहाँ का जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहां पर जाएगा, मेटा पर, मतलब आपको मिलेगा मेटा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, समझा। तो लिस्ट याद करना कंपलसरी है, उसके बगैर कोई चारा नहीं है, चारा घास पानी कुछ भी नहीं है, अरे समझा क्या। हाँ, तो लिस्ट सिर्फ हैलोजन एक एक्सेप्शन है जो कि विड्रॉइंग की लिस्ट में आता है लेकिन डोनेटिंग का काम करता है, बोलो क्यों, क्योंकि उसके पास लोन पेयर है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो हैलोजन है, इनकी निगेटिविटी बहुत ज्यादा है, इसलिए रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच तो लेते हैं लेकिन रखने को जगह नहीं है ना, ऑर्बिटल नहीं है ना। अरे समझा क्या, बाकी सबके पास इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने से वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाती, समझा आपको, लेकिन यहां पर जगह नहीं है इसलिए इसमें कशमकश चलती है, हैलोजन खींच रहा है, लोन पेयर दे रहा है, तो लोन पेयर ज्यादा है तो वो देगा और डोनेटिंग का काम करेगा। जब आएंगे रिएक्शन तब मैं आपको बताऊंगा, अभी तो ये समझ में आ गया ना सबको, इसमें कोई प्रॉब्लम। चलो आपकी मेमोरी देखते हैं, क्या नंबर से सेव किया था हमने, 4754 कहां दिख रहा है, आ गया ये बराबर। हाँ, तो यहां पर हम स्टॉप करेंगे, मेसोमेरिक हाइपर कॉन्जुगेशन और उसके एप्लीकेशन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं।